Good morning, class. So, we have completed the first part of the chapter Glimpses of the Past. Now, in this video, we are going to complete the second part of this chapter. So, in the second part, let us start the fifth point, that is oppression. And this timing is from 1765 to 1835. ये जो टाइमिंग है ऑपरेशन की ये 1765 से 1835 के टाइम को इस पिक्चर स्टोरी में कवर किया गया है. एंड ऑपरेशन मीन्स सप्रेशन या अत्याचार. ओके, सो यहाँ पे ब्रिटिशर्स के थ्रू इंडियंस को ऑपरेस किया गया है. But the British continued to oppress Indians in 1818. They had passed Regulation 3. Under it, an Indian could be jailed without trial in a court. So, जब राजा राम मोहन रॉय इंग्लैंड गए तो उन्होंने ब्रिटिशर्स को एड्रेस किया और उनको उनके जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको रिकॉल कराया, उनको याद दिलाया कि आप एज अ रूलर आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हम लोगों के लिए, मीन्स अपने सब्जेक्ट्स के लिए, प्रजा के लिए. बट उन बातों का उन ब्रिटिशर्स पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ा एंड दे कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियंस. उन्होंने कंटिन्यू इंडियंस पे अत्याचार किया, उनको सप्रेस किया. उसी के एडिशन में इन 1818 उन्होंने एक रेगुलेशन पास किया, एक बिल पास किया, दैट इज़ रेगुलेशन 3. उसके अंडर में उसके अकॉर्डिंग किसी भी इंडियन को जेल हो सकती है विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट. बिना किसी ट्रायल, बिना किसी मुकदमे के इंडियंस को जेल हो जाती थी अकॉर्डिंग टू दैट रेगुलेशन. जनरली क्या होता है, अगर किसी पे आरोप लगाया जाता है तो उसका प्रॉपर उस पर केस होता है जज के सामने, उस पर डिस्कशंस होते हैं एंड फाइनली ये जजमेंट दिया जाता है कि कोई पर्सन कल्प्रिट है या नहीं. बट यहाँ रेगुलेशन 3 के अकॉर्डिंग किसी भी इंडियन पे अगर कोई आरोप लगाया जाता है तो ब्लेम किया जाता है किसी क्राइम को लेके, तो उसे बिना किसी ट्रायल के ही उसे जेल करने का ये रेगुलेशन था जो पास हो चुका था. All the time, British officers in India drew big salaries and also made fortunes in private business. जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनको हमेशा ही एक अच्छी सैलरी मिला करती थी. उन्हें अच्छी सैलरी मतलब ज़्यादा अमाउंट में मनी उनको मिला करती थी. एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट बिजनेस. और ये जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने प्राइवेट बिजनेसेस में भी अपना फॉर्च्यून आजमाया. उनका किस्मत उनका साथ दे रहा था उस टाइम पे, वो मनी और प्रॉफिट गेन कर रहे थे. By 1829, Britain was exporting British goods worth 7 crore rupees to India. Exporting का मतलब होता है sending abroad, मतलब यहाँ से चीज़ों को सेंड करना. इम्पोर्ट का मतलब होता है बुलाना या मतलब मंगाना, और एक्सपोर्ट का मतलब है सेंड करना या भेजना. निर्यात आयात इसको कहते हैं. सो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने 1829 तक, बाय 1829 उन्होंने ब्रिटेन 7 करोड़ रुपीज़ वर्थ की चीज़ों को सेंड किया था अब्रॉड, फॉरेन कंट्रीज़ में या ब्रिटेन में, मतलब एक्सपोर्ट किया था. एक्सपोर्ट का मतलब होता है भेजना और इम्पोर्ट का मतलब होता है मंगाना. तो 7 करोड़ रुपीज़ के प्रोडक्ट्स को, गुड्स को इंडिया से ब्रिटेन भेजा गया था. द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगैन टू डाई. सो इस तरह से जो ब्रिटिशर्स थे वो प्रॉस्पर कर रहे थे, वो बढ़ रहे थे, वो समृद्धि कर रहे थे, तरक्की कर रहे थे, रिच हो रहे थे. वो भी किस मनी से, कंपनी के थ्रू जो भी चीज़ों को लूटा जा रहा था, जो भी पैसे लिए जा रहे थे, एक्स्ट्रा मनी जो बनाई जा रही थी इंडिया से, उसके थ्रू. जबकि जितनी इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी वो दे बिगैन टू डाई, मीन्स वो फिनिश हो रही थी, डिस्ट्रॉय हो रही थी. गवर्नर जनरल बेटिक रिपोर्टेड बैक होम. गवर्नर जनरल बेटिंग जब वापस गए तो उन्होंने क्या रिपोर्ट किया, that the bones of cotton weavers are bleaching the plains of India. ब्लीचिंग का मतलब होता है रंग उड़ना या डिस्कलरिंग. तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो कॉटन वीवर्स हैं, वीवर्स का मतलब होता है बुनकर जो क्लोथ्स बनाते हैं. सो इंडिया के जितने भी कॉटन वीवर्स हैं, जो भी बुनकर हैं, उनके जो बोन का कलर है
वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। मतलब इस स्टेटमेंट का मतलब है कि धीरे धीरे जो भी इंडियन वीवर्स हैं, जो कॉटन वीवर्स हैं, वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास तो कोई काम ही नहीं है, उनका बिजनेस तो डिस्ट्रॉय कर दिया है ब्रिटिशर्स ने। ओके, सो इस ऑपरेशन में हमने देखा कि ईच एंड एवरीवेयर ब्रिटिशर्स आर सप्रेसिंग और ओप्रेसिंग द इंडियंस इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ देयर लाइफ। ओके, नाउ dissatisfaction. Dissatisfaction means discontentment या असंतोष। एंड हियर 1835 to 56 का पिक्चर यहाँ पे शो किया गया है। एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्सियन एंड संस्कृत। In 1835, an Englishman named Macaulay suggested a change. So 1835 के पहले की जो एजुकेशन का जो लैंग्वेज था, दैट वाज पर्सियन एंड संस्कृत। मतलब वहाँ पे जो शिक्षा दी जाती थी वो या तो पर्सियन लैंग्वेज में दी जाती थी या संस्कृत में। बट 1835 में एक इंग्लिश मैन जिनका नाम था मैकॉले, उन्होंने एक चेंज सजेस्ट किया अपने सीनियर ऑफिसर्स को। उन्होंने बोला दैट वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। आई अग्री। यहाँ मैकॉले ने सजेस्ट किया अपने ऑफिसर्स को कि हमें यहाँ के जो नेटिव्स हैं, जो इंडियंस हैं, उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज में उनकी एजुकेशन करानी चाहिए या उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज सिखानी चाहिए, क्योंकि ये हमारी लैंग्वेज है। सो ऑफिसर्स अग्रीड, जो बाकी के ऑफिसर्स थे वो अग्री हो गए। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स टू होम the British gave petty jobs under them. Incidentally, it also produced a new generation of intellectuals. Okay, अब ये जो इंग्लिश एजुकेशन दी गई इंडियंस को, उस एजुकेशन से कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ इंडियंस का। ओके, यहाँ पे इस इंग्लिश एजुकेशन के थ्रू बहुत से क्लर्क्स प्रोड्यूस हुए, बहुत से क्लर्क्स बने, लेकिन उन्हें ब्रिटिशर्स जो थे वो पेटी जॉब्स का मतलब होता है स्मॉल, ठीक है, लो कैटेगरी की या लो सैलरी वाली जॉब या लोअर जॉब्स कह सकते हैं, ठीक है, जूनियर कैटेगरी की जो जॉब्स होती हैं, सिर्फ उन जॉब्स को ही इंडियंस को दिया गया। इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स मतलब होता है इंटेलिजेंट पीपल्स, बुद्धिवादी। ओके, सो इंसिडेंटली कह सकते हो, बाय द वे या संयोग से, ये जो इंग्लिश एजुकेशन थी उसके थ्रू बहुत से न्यू जनरेशन में बहुत से इंटेलेक्चुअल्स भी प्रोड्यूस हुए, बहुत सी बुद्धिमान लोग, इंटेलिजेंट लोग भी बन गए आफ्टर गेटिंग द प्रॉपर एजुकेशन। Here the peoples are talking with each other that we must educate our brothers. यहाँ पे एक पर्सन कह रहा है कि हमें अपने ब्रदर्स को, अपने साथियों को एजुकेट करना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए, एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस, और उनके मटेरियल कंडीशन को भी क्या करना चाहिए, उनके वर्डली कंडीशन को भी सुधारना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। उनमें से एक ने सजेस्ट किया कि हमें उस चीज़ के लिए, मतलब ये करने के लिए, अपने ब्रदर्स को एजुकेट करने के लिए, उनकी कंडीशन को सुधारने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, हमें अपने जो भी ग्रीवेंसेस हैं, अपनी जो भी शिकायतें हैं, कंप्लेंट्स हैं, उसे ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुंचाना चाहिए। सो नाउ ऑल द इंटेलेक्चुअल्स आर डिस्कसिंग अबाउट द सिचुएशन ऑफ दैट टाइम ऑफ इंडिया। नाउ हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट we have seen a map of India in the starting of the chapter. वहाँ हमने क्या देखा कि ये जो येलो पोर्शन था विच इज़ ऑफ इंडियन स्टेट्स, इंडियन किंगडम्स थे, वो उसका जो प्रोपोर्शन था वो ज़्यादा था कंपेयरिंग टू ब्रिटिश एम्पायर। नाउ हियर यू कैन सी, अब यहाँ पे जो सिचुएशन थी ये बहुत चेंज हो गई थी। नाउ दिस पिंक पोर्शन इंक्रीजेस, मतलब अब यहाँ पे जो ब्रिटिश एम्पायर था वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। मीन्स एवरीवेयर देयर वर ब्रिटिशर्स, हर तरफ ब्रिटिशर्स का राज हो चुका था। बहुत ही कम पोर्शंस बचे हुए थे जो इंडिया के पास थे, ठीक है। आप देख सकते हो मैक्सिमम जो कोस्टल एरियाज़ है, कोस्टल एरियाज़ मीन्स दिस एरिया, ठीक है, जो भी समुद्र के किनारे के जो तट होते हैं, कोस्टल एरियाज़, वहाँ से ही बिज़नेस किया जाता है,
ठीक है। सो इन पोर्शंस पे कहीं ना कहीं क्या हो चुका था, ब्रिटिशर्स का कब्जा हो चुका था, ब्रिटिशर्स का रूल हो चुका था। ओके, सो बाय 1856 द ब्रिटिश हैड कंक्वर्ड द होल ऑफ कंट्री। सो आप यहाँ देख सकते हो कि कंट्री का मैक्सिमम पार्ट ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया था बाय 1856 तक। दे केयर लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस। इतने ज़्यादा पोर्शन में रूल करने के बाद भी वहाँ के जो नेटिव्स थे इंडियंस, उनके लिए वो बिल्कुल भी उनकी ज़रूरतों की केयर नहीं करते थे। आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स। हियर द नेटिव्स आर डिस्कसिंग, द पीपल्स आर डिस्कसिंग द सिचुएशन। यहाँ पे लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि हमारे जो किंग्स थे दे हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर जॉब्स। पपेट्स का मतलब होता है कठपुतली, ठीक है। सो यहाँ पे ये बातें कर रहे हैं कि हमारे जो किंग्स हैं, जो राजा हैं, वो ब्रिटिशर्स के हाथों के पपेट्स बन चुके हैं, कठपुतलियाँ बन चुके हैं, और हम अपनी जितनी पुरानी जॉब्स थी, जो काम था, वो भी खो चुके हैं। एंड लैंड्स, हमने अपनी ज़मीन भी खो दी है ब्रिटिशर्स के हाथों। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स। कन्वर्टिंग मीन्स चेंजिंग द रिलीजन, मीन्स ये जो ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पे वो इंडियंस पे प्रेशराइज करते थे कि वो अपने धर्म को, अपने रिलीजन को चेंज करें, मीन्स क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करें, वो हिंदू या मुस्लिम से क्रिश्चियन बन जाए। सो इस चीज़ पे भी वो प्रेशर दिया करते थे। सो यहाँ पे आपस में लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे लोगों के जो, हमारे जो साथी हैं, उनके धर्म को भी परिवर्तित कर रहे हैं। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। सो हियर वन ऑफ द पीपल इज सेइंग दैट कि तुम लोग सिर्फ बातें कर रहे हो, कुछ ऐसा करो जिससे कि हम इन ब्रिटिशर्स को यहाँ से बाहर कर सकें। मीन्स अब यहाँ पे कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन था, लोगों के अंदर असंतोष आ रहा था, डिसकंटेंटमेंट आ रहा था। दे वर नॉट हैप्पी विद द ब्रिटिशर्स। सो धीरे धीरे उनके अंदर जब डिससेटिस्फैक्शन आया तो कहीं ना कहीं यही एक बैकग्राउंड था उस 1857 के इंसिडेंट का। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्पार्क। स्पार्क का मतलब होता है चिंगारी, इग्निटेड पार्टिकल। ओके, और इसका टाइमिंग क्या था इस स्पार्क का, 1855 to 57। इन 3 years में, मीन्स 55, 56 एंड 57, ड्यूरिंग दीज 2 to 3 years सिचुएशन बहुत चेंज हो चुकी थी। लेट्स सी, टैक्सेस कंटिन्यू टू रुइन द पीजेंट्स। हियर पीजेंट्स का मतलब होता है जितने भी किसान या लोअर लेवल के जो लोग होते हैं, जितने आर्टिस्ट्स हैं, आर्टिसंस हैं, ठीक है, फार्मर्स हैं, ये सभी पेजेंट्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो टैक्सेस थे, जो कंटिन्यू जो टैक्सेस इंक्रीज़ किए जा रहे थे, जो कर बढ़ाए जा रहे थे थ्रू द ब्रिटिशर्स, उन्होंने पीजेंट्स को टोटली रुइन कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, बिकॉज दे वर अनेबल टू पे द हाई टैक्सेस। सो धीरे धीरे उनकी जितनी ज़मीन थी, उनके क्रॉप, सब कुछ उनके हाथों से छिन गए। इन बंगाल द संथाल्स who had lost their lands under new land rules became desperate. Desperate means बिल्कुल angry and sad, reckless you can say. Okay, so ये जो उस टाइम पे बंगाल में एक जाति रहा करती थी, उसे कहते थे, उनका नाम था संथाल, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पीपल था संथाल का। सो उन्होंने अपनी ज़मीन खो दी थी अंडर द न्यू लैंड रूल्स। ब्रिटिशर्स ने एक नया लैंड रूल्स बनाया था, उसके अंडर या उसके थ्रू जितने भी संथाल थे, उनकी जितनी ज़मीनें थी वो ब्रिटिशर्स के हाथों चली गई थी, और जिससे वो बहुत एंग्री हो गए थे, बहुत सैड हो गए थे, डेस्परेट हो गए थे। इन 1855 दे रोज इन रेबेलियन एंड मैसेकर्ड यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक। सो उन्होंने क्या किया, बिकॉज ऑफ द एंगर, बिकॉज ऑफ द डेस्परेशन, उन्होंने 1855 में, वो रेबेलियन मतलब होता है विद्रोह, रिवोल्ट, दे रोज इन रेबेलियन, वो सभी, उन सभी ने मिलके, उन संथालों ने रिबेल कर दिया, विद्रोह कर दिया, रिवोल्ट कर दिया। एंड मैसेकर्ड मीन्स होता है किल्ड, मारा। और उन्होंने जितने भी यूरोपियंस थे वहाँ पे, और उनके जितने भी सपोर्टर्स थे, उनके साथी थे, उन सभी को मार डाला। हियर इन द पिक्चर यू कैन सी, ये संथाली हैं, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ द एंगर, उन्होंने उन यूरोपियंस ने को, जिन्होंने उनकी ज़मीन को ले लिया था, उन्हें गुस्से में आके विद्रोह करके मार डाला था। Discontent was brewing in East India Company's army too.
The white soldiers get huge pay, mansions to live in, servants, while we get a pittance and slow promotions. The Angrez ask us to cross the sea, which is against our religion. Who is the topi wala to abolish our age-old customs? We must drive out the Angrez. Now here the discontentment was brewing. ब्रीविंग का मतलब होता है पनपना या डेवलप करना. सो ये जो डिसकंटेंट है, डिससेटिस्फैक्शन है, असंतोष था, वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के जो आर्मी थी. ये आर्मी किसको बिलोंग करती थी? वो इंडियंस को बिलोंग करती थी. मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मीज थी वो इंडियंस ही थे एक्चुअल में, राइट. सो जितने भी इंडियंस ईस्ट इंडिया कंपनी में थे उनके अंदर भी क्या डेवलप हो रहा था? डिसकंटेंटमेंट, असंतोष पनप रहा था. हियर द पीपल्स आर टॉकिंग विथ ईच अदर. ऑल आर द सोल्जर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक्चुअल में इंडियंस थे. द वाइट सोल्जर गेट्स ह्यूज पे, mansions to live in, servants. Okay, here Indian soldiers are saying that जितने भी white soldiers हैं, मीन्स जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं, उन्हें हाई पे दिया कर रहा है या ह्यूज पे दिया जा रहा है. उनकी सैलरी हाई है कंपेयरिंग टू इंडियन सोल्जर्स. मैंशंस उन्हें दिए जा रहे हैं रहने के लिए. मैंशंस मीन्स कोठियाँ या बिग हाउसेस. उन्हें बड़े घर दिए जाते हैं रहने के लिए और सर्वेंट्स दिए जाते हैं. While we get a pittance. Pittance का मतलब होता है वेरी स्मॉल अमाउंट एंड स्लो प्रमोशंस. मतलब यहाँ इंडियन सोल्जर्स आपस में बातें कर रहे हैं कि जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं उन्हें हाई सैलरी दी जाती है और उन्हें रहने के लिए मैंशंस दिए जाते हैं, सर्वेंट्स दिए जाते हैं, लेकिन हमें बहुत स्मॉल अमाउंट में सैलरी दी जाती है और हमारे प्रमोशंस भी काफ़ी स्लो होते हैं, हमें जल्दी प्रमोट नहीं किया जाता. अंग्रेज आस्क टू अस क्रॉस द सी. अब यहाँ पे सोल्जर्स क्या कह रहे हैं? बिकॉज अर्लियर वी हैव रेड दैट हमारे जो रिलीजियस लीडर्स थे उन्होंने सोसाइटी में ये एक आइडिया स्प्रेड किया हुआ था कि समुद्र को क्रॉस करना, सी को क्रॉस करने से क्या होगा? हम अपने रिलीजन्स को खो देंगे, अपने धर्म को खो देंगे. और यहाँ पे जो भी नेटिव्स थे वो उन लीडर्स की बातों को मानते भी थे. सो यहाँ पे एक सोल्जर क्या कह रहा है कि अंग्रेज़ हमें कहते हैं कि हम समुद्र को क्रॉस करें, जो हमारे रिलीजन, हमारे धर्म के अगेंस्ट है, विपरीत है. कौन होते हैं ये टोपी वाले? हियर टोपी वाला मीन्स द ब्रिटिशर्स. यहाँ पे बोलते हैं वो कि कौन होते हैं टोपी वाले, जो हमारे पुराने कस्टम्स को, हमारे रीति रिवाजों को एबॉलिश करें. एबॉलिश मतलब होता है समाप्त करना या फिनिश करना. सो यहाँ पे इंडियंस आपस में बात कर रहे हैं कि हम समुद्र को क्रॉस नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे कस्टम्स के, हमारे जितने भी नियम हैं हमारी सोसाइटी के, उसके अगेंस्ट है. वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज. सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि यहाँ के में लोगों के अंदर डिसकंटेंटमेंट हुआ और उन्होंने डिसाइड किया कि वो अंग्रेज़ों को इंडिया से बाहर करेंगे. सिपाही मंगल पांडे अटैक द एडजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वॉज एग्जीक्यूटेड. और उस टाइम का ये बहुत ही फेमस इंसिडेंट था जिसने 1857 के लिए एक स्पार्क जनरेट किया. एक सिपाही थे मंगल पांडे जिन्होंने क्या किया था, वहाँ पे उस टाइम पे एडजुटेंट ऑफ रेजिमेंट के एक एडजुटेंट को पे अटैक किया था और इसलिए उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया था. मीन्स वहाँ पे रेजिमेंट के एडजुटेंट को पे अटैक किया मंगल पांडे ने और यही रीज़न था कि मंगल पांडे को एग्जीक्यूट कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया और उनको फांसी की सज़ा दे दी गई. थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाहीज रिवोल्टेड. और मंगल पांडे को जो किल किया गया, जो फांसी की सज़ा दी गई, जो उनको एग्जीक्यूट किया गया, उस इंसिडेंट के बाद थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाही, हज़ारों सिपाहियों ने रिवोल्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया. दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स. उन्हें क्या कर दिया गया? स्ट्रिप्ड ऑफ का मतलब होता है वंचित करना या डिप्राइव्ड ऑफ. सो उन्हें उनकी उन्होंने यूनिफॉर्म्स उतार दी गए एंड ह्यूमिलेटेड एंड पुट इट आयरन्स. उनको क्या किया गया? जिन्होंने रिवोल्ट किया, जिन्होंने विद्रोह किया, उनकी जो भी ड्रेसेस थी, जो भी यूनिफॉर्म्स थी, उनको उतार दिया गया और उन्हें उनको ह्यूमिलिएट किया गया, उनको बहुत शर्मिंदा किया गया, उनके कपड़ों को उतारा गया एंड पुट इट आयरन्स. और उन्हें उन पे आयरन्स को लोहे से क्या किया गया?
एंड पुट इन आयरन मतलब उन्हें लोहे से बनी हुई जेल में, पुट इन आयरन का मतलब है कि केज में उन सभी को जेल भेज दिया गया. Few Englishmen had care to understand Indians' customs or the people's mind. उन हार्श और क्रूअल ब्रिटिशर्स के बीच में कुछ ऐसे भी ब्रिटिशर्स इंग्लिशमैन थे जो इंडियंस के कस्टम को की केयर किया करते थे, उन्हें समझते थे, लोगों को समझते थे, लोगों की सोच को समझते थे. ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो what the grease on the bullet you have to bite in is made from the fat of cows and pigs? What? The white man has deceived us too. Okay, अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ये लोग यहाँ आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि एक ब्राह्मण को बताया जा रहा है दैट ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर. वहाँ पे एक जो सोल्जर है, सैनिक है, वो ब्राह्मण रिलीजन का है, ब्राह्मण धर्म का है. सो उसे बता रहे हैं कि तुम्हें पता है कि जिस बुलेट को हम यूज़ करते हैं उसमें किसी चीज़ से बने हुए ग्रीस को लगाया गया है, फैट काऊ और पिग के फैट से उसके ग्रीस को बनाया गया है, और जिसे जिन राइफल्स या बुलेट्स को चलाने के लिए हमें अपने मुंह से उसको क्या करना पड़ता है, स्ट्रिप करना पड़ता है. और एक्चुअल में उस बुलेट पे क्या लगा हुआ है, ग्रीस के फॉर्म में फैट लगा हुआ है, काऊ और पिग का चर्बी लगी होती है. सो ये कहीं ना कहीं कस्टम्स के या रिलीजन के अगेंस्ट था. ये सुन के ये ब्राह्मण शॉक्ड हो जा रहा है. व्हाट? एंड हियर एक्चुअली ये जो पिग और काऊ के फैट्स हैं ये हिंदू एंड मुस्लिम्स दोनों ही रिलीजन के अगेंस्ट है, उनके कस्टम्स के अगेंस्ट है. सो यहाँ हिंदू एंड मुस्लिम दोनों ही शॉक्ड हो चुके हैं. मुस्लिम क्या कह रहे हैं, दैट वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू, इन ब्रिटिशर्स ने भी हमें डिसीव किया है, धोखा दिया है. Soon chapatis were sent from village to village to tell the people that their emperor would want their services. Yes, all my village men will be ready. अब धीरे धीरे ये सारे रीजंस थे जिससे एक स्पार्क जनरेट हुआ, एक चिंगारी बनी, ठीक है, आर्मीज़ के बीच में. और यहाँ पे चपाती, रोटी को उन्होंने अपना सिंबल या चिन्ह बनाया. और ये जो चपातीस थी वर सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज. अब गांव-गांव ये जो चपातीज़ हैं उनको भेजा जाने लगा, लोगों को ये बताने के लिए कि उनके जो एम्परर शासक हैं उन्हें उनकी ज़रूरत है. सो ये जो चपातीज़ थी दे वर द सिंबल, ये एक साइन था लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन की सर्विसेज नहीं थी. सो वहाँ पे रोटी को या चपाती को एज अ सिंबल विलेज टू विलेज पहुँचाया गया, जिससे कि वहाँ के विलेजर्स को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके कि उनके एम्परर, उनके राजा को उनकी ज़रूरत है. येस, ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, यहाँ पे बोला. और हर एक विलेज में पहुँचने पे सभी अग्री कर रहे थे कि हाँ, हमारे जो विलेजर्स हैं वो सभी रेडी हैं एम्परर की हेल्प करने के लिए. Similarly, lotus flower circulated among Indian soldiers. So जिस तरह से चपातीज़ को विलेज टू विलेज स्प्रेड किया गया इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए, वैसे ही आर्मीज़ के बीच में सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स के बीच में लोटस फ्लावर को सर्कुलेट किया गया, घुमाया गया हर जगह. डेथ टू द फॉरेनर, द मासेस गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पेट्रियट्स. और उस लोटस फ्लावर का मतलब क्या था कि उन्हें डेथ टू दी फॉरेनर्स, उन्हें फॉरेनर्स को किल करना है, बिकॉज एवरीवेयर देयर वर द डिससेटिस्फैक्शन, एवरीवन वाज एंग्री. द मासेस गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पेट्रियट्स. अब जितने भी सोल्जर्स थे उन्होंने इन पेट्रियट्स को, इन देशभक्तों की हेल्प करने के लिए हर तरह से हेल्प किया, उन्हें रहने के लिए जगह दी, शेल्टर दिया, छिपने के लिए जगह दी. नाउ 1857 रिवोल्ट. देन देयर वाज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ. फिर 1857 में मेरठ में एक बहुत बड़ा वायलेंट कह सकते हो, ब्लडी या हिंसक. एन आउटब्रेक का मतलब होता है एक्सप्लोजन, विस्फोट. सो मेरठ में एक बहुत ही भयानक, बहुत ही हिंसक एक आउटब्रेक हुआ, एक्सप्लोजन हुआ मेरठ में. द सिपाहीज मार्च टू दिल्ली, मीन्स यहाँ पे रिवोल्ट कर दिया इंडियंस ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, यहाँ विद्रोह कर दिया. और जितने भी सिपाही थे उन्होंने दिल्ली की तरफ मार्च किया, दिल्ली की तरफ बढ़े मेरठ से.
लॉन्ग लिव आवर एम्परर बहादुर शाह। और इन इंडियंस ने डिसाइड किया कि वो अपने शासक बहादुर शाह जफ़र को फिर से गद्दी पे बैठाएंगे दिल्ली में, और वो बहादुर शाह जफ़र की जय जयकार करते हुए दिल्ली तक पहुँचे। द रेबेलियन स्प्रेड वाइडर। अब ये जो रेबेलियंस थे, ये जो विद्रोही थे, ये जो विद्रोह था हर तरफ फैलने लगा, हर एक एरियाज़ में फैलने लगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक स्टेट में फैलने लगा। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज़ एंड दे वर सोर। क्योंकि बहुत से ज़मींदार जो लैंडलॉर्ड्स थे, उन्हें अपनी ज़मीन ब्रिटिशर्स के हाथों खोनी पड़ी थी ब्रिटिश पॉलिसीज़ के कारण। एंड एवरीवन वाज वेरी सैड एंड एंग्री। सभी बहुत ही दुखी थे, बहुत ही ज़्यादा एंग्री थे, उन्हें ब्रिटिशर्स से बदला लेना था। द वाइट मैंस रूल मस्ट एंड। एंड हियर द पीपल्स आर टॉकिंग, लैंडलॉर्ड्स आर टॉकिंग कि ये जो वाइट मैंस हैं, ये जो ब्रिटिशर्स हैं, इन्हें इनका शासन अब ख़त्म करना चाहिए। येस वी विल हेल्प यू। इस तरह से जितने भी विलेजर्स थे, जितने भी आर्मी के सोल्जर्स थे, इंडियन सोल्जर्स एंड द लैंडलॉर्ड्स टू, लैंडलॉर्ड्स भी कहीं ना कहीं इन रेबेलियंस या रिवोल्ट करने वाले लोगों की, पेट्रियट्स की हेल्प करने के लिए रेडी हो गए थे। द फाइट फॉर फ्रीडम इन 1857। नाउ मेनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हज़रत महल ऑफ लखनऊ वर बाइटर। सो ये सभी बहुत ज़्यादा सैड थे, जितने भी फॉर्मर रूलर्स थे, जितने भी शासक थे, जैसे लखनऊ की बेगम हज़रत महल, ये सभी बहुत ही ज़्यादा क्या थे, गुस्से में थे। इन्हें बदला लेना था ब्रिटिशर्स से, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने इन सभी को डिसीव किया था, चीट किया था। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम। यहाँ बेगम हज़रत महल का जो किंगडम था, उनका जो राज्य था लखनऊ का, वो भी ब्रिटिशर्स ने छीन लिया था। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद टोल्ड द पीपल। यहाँ फैज़ाबाद के मौलवी अहमदुल्ला जो एक पॉपुलर लीडर थे, वो यहाँ लोगों को एड्रेस कर रहे हैं और कह रहे हैं दैट राइज ब्रदर्स राइज, द अंग्रेज इज़ रूइनिंग आवर लैंड। यहाँ पे वो लोगों को एड्रेस करके बता रहे हैं कि उठो, जागो, क्योंकि यहाँ अंग्रेज़ हमारे लैंड को बर्बाद कर रहे हैं, हमारी ज़मीनों को, हमारे घरों को बर्बाद कर रहे हैं। द पीपल रोज़ एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद। एवरीवेयर लोग खड़े हो रहे थे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, बरेली में, कानपुर में एंड इवन इन इलाहाबाद ऑल्सो। दे जॉइन द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरेनर्स। अब यहाँ पे जो बेगम हज़रत महल थी, उन्होंने भी ये जो विद्रोह हुआ था उसमें फॉरेनर्स के अगेंस्ट वो खड़ी हुई, विद्रोह किया उन्होंने। अज़ीमुल्ला खां टोल तात्या टोपे। यहाँ अज़ीमुल्ला खां ने तात्या टोपे से कहा दैट वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज आर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सो यहाँ पे अज़ीमुल्ला तात्या टोपे से कह रहे हैं कि हम पेशवा नाना साहेब को इस इंडिपेंडेंस के वॉर में, युद्ध में अपना लीडर बनाना चाहिए हमें। द पेट्रियट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फॉट पिच्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। पाउंस्ड अपॉन मीन्स झपट पड़े या लड़ पड़े, एंड पिच्ड बैटल का मतलब होता है बहुत ही भयानक बैटल, बहुत ही ग्रेट बैटल, युद्ध। सो जितने भी देशभक्त थे वो ब्रिटिशर्स पे झपट पड़े, या कह सकते हो ब्रिटिशर्स पे अटैक करने के लिए रेडी हो गए। और उन्होंने जितना भी नॉर्थ इंडिया था, नॉर्थ पोर्शन का जो इंडिया था ऊपर के साइड का, ठीक है, आप मैप देखो तो नॉर्थ साइड का जो इंडिया था, वहाँ पे ऑलमोस्ट हर एक स्टेट में फाइट्स हुए, जहाँ पे इंडियंस ने ब्रिटिशर्स से फाइट किया, लड़ाई करी। एवरीवेयर देयर वाज फ्यू लीडर्स, सबके कोई ना कोई लीडर्स थे, और बहुत ही पिच्ड फाइट हुई, पिच्ड बैटल हुआ, बहुत ही घमासान युद्ध हुआ यहाँ पे। 8 years old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज ब्रेस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो बिहार के कुंवर सिंह, इनकी 8 years कह रहे हैं, 80 years ओल्ड कुंवर सिंह, यहाँ बिहार के 80 years ओल्ड कुंवर सिंह के हाथों में, उनकी कलाई में, रिस्ट में क्या लग गई थी, बुलेट लग गई थी। मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू। और उन्होंने क्या किया, अपने हाथों को, जिस हाथ में उन्हें बुलेट लगी थी, कलाई में जिसमें बुलेट लगी थी, उस कलाई को, उस रिस्ट को उन्होंने कट करके
गंगा रिवर में फेंक दिया और बोला दैट मदर गंगा, ये मेरी लास्ट ऑफरिंग है आपके लिए। ऑफरिंग मतलब भेंट है। सो इस तरह से there are so many patriots who sacrificed their life for getting the independence। इंडिया को इंडिपेंडेंट कराने के लिए, फ्री कराने के लिए ऐसे बहुत से लीडर्स, बहुत से फ्रीडम फाइटर्स हुए जिन्होंने कुर्बानी दी। ओके, सो दिस वाज द रीज़न बिहाइंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। सो बिफोर 1857 बहुत ज़्यादा रिवोल्ट नहीं था, बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन नहीं था। धीरे धीरे ये डिससेटिस्फैक्शन बढ़ता गया एंड फाइनली 1857 का फर्स्ट वॉर हुआ इंडिपेंडेंस के लिए। ओके, सो दैट्स इट। थैंक यू एवरीवन।